आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पशु उत्पादन। पशु उत्पादन यानी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का हमारी अभी एक क्लास और हुई है और ये आज हमारी सेकंड क्लास है। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और एक एक करके हम जानकारी को पूरा करेंगे। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी एग्जाम है उसकी प्रतिदिन नए नए जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम किए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने पहला प्रश्न कौन सा है? हालांकि जो है इसमें कुछ प्रश्न जो है पुराने हैं, जो 19-20 के जो जानकारी है वो भी क्या होता है जब एग्जाम में आता है तो 3-4 साल पीछे की भी जानकारी पूछ लेता है। बाकी की नई जानकारी तो हम कलेक्ट करेंगे ही, साथ में पुरानी जानकारी को भी लेते हुए चलेंगे। तो चलिए हमारे सामने क्या है, भारत में कुल पशुधन जनसंख्या 2019-20 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कितनी है? 535.78 मिलियन। कितनी है? 535.78 मिलियन। अब पशुधन में सभी पशुधन को गिना जाता है। भारत में विश्व पशुधन की हिस्सेदारी है। भारत में जो पशु है उन पशुओं की विश्व में कितनी हिस्सेदारी है? 15% है। कितनी है? 15%। भारत में मवेशियों की आबादी, मवेशी यानी गाय की बात होती है, तो भारत में मवेशी की जो आबादी है 15 मिलियन से अधिक है। कितनी है? 15 मिलियन से अधिक है। और भैंस की आबादी 84 मिलियन से अधिक। ऐसे ही ये जो है 2019-20 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं और उन्हीं आंकड़े को हम देख रहे हैं। हालांकि जो है नए आंकड़े भी हम देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो है हम पुराने आंकड़े देख रहे हैं। फिर इसके बाद में क्या है? मिल्क डे। मिल्क डे कब मनाया जाता है? मिल्क डे यानी दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के पिता माने जाते हैं। इन्होंने क्या है हमारे भारत में श्वेत क्रांति को चलाए थे। और श्वेत क्रांति के 3 चरण होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। शुरुआत जो है श्वेत क्रांति की 1970 से मानी जाती है। फिर धीरे धीरे जो है चरण को दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते गए। फिर क्या दिया है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही। ये जो क्वेश्चन जो आया था ये पीएचडी IRI में जो एग्जाम होता है पीएचडी के लिए 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब अगला प्रश्न क्या है? गाय का दूध हल्के पीले रंग का किस कारण होता है? गाय के दूध में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण वो पीला होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण। दूध का कार्बोहाइड्रेट या शर्करा घटक, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट या जो शर्करा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लैक्टोज कहते हैं, यानी दूध शर्करा। और इसी दूध शर्करा यानी लैक्टोज के कारण दूध में मिठास पाई जाती है। फिर दूध में कुछ तत्व की कमी भी होती है, तो यहाँ पर वो पूछा गया है कि दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो दूध में आयरन की कमी होती है। ये प्रश्न काफी बार पेपर में देखने को मिलता है कि दूध में किस तत्व की कमी होती है, तो आयरन की होती है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। दूध उत्पादन अधिकतम किस राज्य में है? भारत के उत्तर प्रदेश में। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश ही आता है दूध के उत्पादन में, और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति भी दूध की उत्पादकता उत्तर प्रदेश में ही है। हालांकि जो है पिछले डाटा में हमने देखे थे कि उत्तर प्रदेश है, लेकिन अभी जो है अभी पंजाब और हरियाणा का नंबर आता है। अब इसके बाद में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। किसका है? दूसरा स्थान राजस्थान का। फिर अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये काफी समझने योग्य प्रश्न है। इसमें बहुत सारे जो है विद्यार्थी या स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर जो है दूध में जो वसा पाई जाती है वो किस रूप में पाई जाती है, सीधा हम ये कह सकते हैं। तो प्रश्न कैसे दिया है कि दूध में वसा के ग्लोवियल यानी छोटे छोटे कण जो होते हैं जो दूध में मिले हुए रहते हैं, दूध में वसा के ग्लोवियल किस के रूप में होते हैं? मतलब वो पायस के रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो दूध में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जो दूध की वसा है वो पायस रूप में रहती है, पायस के रूप में रहती है या इमल्सन के रूप में रहती है। लेकिन जैसे ही हम दूध को स्थायी रखते हैं या उसमें कुछ
या फिर कुछ उसमें क्रिया करते हैं। केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल वाली तो क्या है, ये वसा की जो गोलिकाएं हैं वो ऊपर आके जो है एकत्रित होने लगती है। फिर आगे क्या दिया है, हमने वसा तो देख लिया कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है, पायस या इमल्सन के रूप में पाई जाती है। लेकिन दूध में जो प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन भी होती है। गाय के दूध में जो है 4% प्रोटीन होती है और भैंस के दूध में 5% प्रोटीन होती है। तो ये जो प्रोटीन है गाय के दूध में किस रूप में पाई जाती है, कोलाइडल के रूप में। किस रूप में पाई जाती है, कोलाइडल के रूप में। कोलाइडल मतलब यदि आपने टिंडल प्रभाव के बारे में आपको यदि पता होगा तो निश्चित ही है कोलाइड के बारे में भी आपको पता होता है। कोलाइड मतलब इतने सूक्ष्म कण होते हैं जो डायरेक्ट जो है नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उनको देखने के लिए या तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है या तो कोई दूसरा तरीका अपनाया जाता है। तो कोलाइड छोटे छोटे कण होते हैं जो चर्म पत्र से छनते नहीं है। फिर अगला क्या दिया है, लैक्टोज और मिनरल्स। जो दूध में जो लैक्टोज और जो मिनरल्स पाए जाते हैं, अभी हमने वसा और प्रोटीन के बारे में देखे, लेकिन इसके बाद भी लैक्टोज और मिनरल्स दूध में मौजूद होते हैं। तो किस रूप में होते हैं, घोल के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, घोल के रूप में होते हैं। फिर इसके बाद दूध कमजोर स्रोत है, मतलब दूध में क्या नहीं पाया जाता है। हालांकि ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है। तो दूध में जो है आयरन और विटामिन सी ये दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। ये बात विशेष आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में क्या दिया है, भारत किसके उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो भारत जो है कालीन ऊन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। कालीन ऊन आपको शायद पता होगा कि कालीन ऊन जो है, कालीन ऊन का मतलब ये होता है कि घरों में कुछ बिछाने के लिए जैसे दरी जैसे आते हैं तो उन्हें कालीन कहा जाता है। बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी और उसमें डिजाइन करके चादर की तरह उन्हें बनाया जाता है और घरों में उनका उपयोग नीचे बिछाने के लिए किया जाता है। तो उन्हें कालीन कहते हैं, या आप सीधे तौर में गलीचा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गलीचा। तो सबसे ज्यादा जो है भारत जो है ये कालीन ऊन उत्पादन में अग्रणी है। फिर क्या दिया है, साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल मक्का और ज्वार है। और मक्का और ज्वार में जो है 17% शर्करा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 17% शर्करा पाई जाती है। अब आज की इस क्लास का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वो क्या है, वो ये है कि वयस्क पशु का पहला क्लोन था। वयस्क पशु यानी जो वयस्क पशु या वयस्क पशु की यहाँ बात जो हो रही है तो वो भेड़ की हो रही है। किसकी हो रही, तो भेड़ में जो पहला जो क्लोन बनाया गया था उसका नाम क्या था, डॉली था। क्या नाम था उसका। अब क्लोन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं, क्योंकि ये डॉली के बाद में बुक में ज़्यादातर कुछ प्रश्न नहीं दिए हैं, उनको स्किप कर दिया गया है। तो हम उनके बारे में देखते हैं ताकि यहाँ से यदि पेपर में कोई प्रश्न आता है तो निश्चित ही आपको जो है कवर हो जाए और आपका कोई भी प्रश्न रॉन्ग ना हो। तो क्या दिया है कि सबसे पहला जो है दुनिया का पहला सफल क्लोन स्तनधारी था ये डॉली, और इसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को। कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 को इसका जन्म हुआ था और इसकी घोषणा कर दी गई थी 1997 में। और इसे जो है स्काउटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट, स्काउटलैंड देश में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रोसलिन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इसे विकसित किया गया था। और इसके वैज्ञानिक थे लैन बिलमट। कौन थे, लैन बिलमट ये थे, और इनकी टीम थी, इन्होंने मिलकर इसको निकाला था। अब ये इसको निकालने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, तो इसको निकालने के लिए जो है SCNT टेक्नोलॉजी, यानी होता है समष्टि सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये जो तकनीकी है यह तकनीकी को अपनाया गया था। इसमें वयस्क भेड़ की शरीर कोशिका, मतलब इसमें क्या किया जाता है, वयस्क भेड़ की एक छोटी सी कोशिका ली जाती है और उस कोशिका से जो है नाभिक प्रयोग करके एक नया जो है उसी के जैसे पशु को तैयार किया जाता है। तो और इसका नाम किस पर रखा गया था, इसका नाम जो है अमेरिका की एक गायिका थी और उसका नाम था डॉली पार्टन, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया था। तो बस जब भी प्रश्न आएगा तो बस इतना ही प्रश्न आ सकता है डॉली के विषय में। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत में ऊन का उत्पादन अधिकतम है। तो भारत में यदि ऊन का उत्पादन हम देखें तो सबसे ज्यादा भारतीय राज्य राजस्थान में है। तो ये राजस्थान जो है पूरे भारत का जो है 35% ऊन का उत्पादन करता है।
क्योंकि यहाँ पर मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन और मवेशी का पालन है। क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा कम होने के कारण यानी शुष्क मौसम होने के कारण जो है पशुपालन ही जो है जीविका का अच्छा साधन माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था न होने के कारण फसलों का उत्पादन कम किया जाता है, तो पशुओं पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ज़्यादातर यहाँ पर भेड़ का ही पालन होता है यदि हम सीधा कहें तो। हालांकि जो है ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, तो ऊँट का पालन भी यहाँ पर दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। अब इसके बाद में क्या दिया है, नवजात शिशु के बछड़े में सींग कली का रोधन, या हम सीधा कह सकते हैं सींग का रोधन या डीहॉर्निंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डीहॉर्निंग। तो डीहॉर्निंग यानी सींग रोधन का उपयुक्त समय क्या है? पशुओं में जो है सींग रोधन का उपयुक्त समय क्या है? बछड़े में जब बछड़ा छोटा रहता है 4 से 10 दिन का रहता है तभी जो है सींग रोधन का अच्छा समय माना जाता है। इसके बाद भी सींग रोधन किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः सींग रोधन फिर नहीं किया जा सकता है, फिर पशु को कष्ट होता है। इसलिए जब 4 से 10 दिन का बछड़ा होता है तभी अभी हमने देखे बछड़े में सींग कली का रोधन का समय। अब हम देखने वाले हैं पशु के रुमेन में गैसों के संग्रह के कारण सूजन आ जाती है। यानी पशु जब यदि ज़्यादा हरा चारा खा लेता है या कोई ऐसा रसीला चारा खा लेता है तो जिसके कारण क्या उसके पेट में बहुत सारी गैस भर जाती है, यानी उसका जो रुमेन है वो फूलकर बड़ा हो जाता है। तो ऐसी जो फूलकर बड़ा होना या फिर पेट में हवा भर जाना उसे क्या कहा जाता है? अफरा या ब्लॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफरा या ब्लॉट। और इस अफरा या ब्लॉट से इलाज करने के लिए एक यंत्र आता है ट्रोकर कैनुला। इसका उपयोग करके इस पेट की जो गैस को बाहर निकाला जाता है। गाय के कोलोस्ट्रॉम में, यानी कोलोस्ट्रॉम को चीक कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में, बोलचाल के भाषा में। कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रॉम को चीक कहते हैं। क्या कहते हैं? चीक कहते हैं। तो इस चीक को जो है, इस चीक में जो है गाय के चीक में प्रोटीन की मात्रा 17.8% और भैंस के कोलोस्ट्रॉम में यानी कोलोस्ट्रम में यानी चीक में जो है खीस में 21.4% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 21.4% प्रोटीन पाया जाता है। हालांकि ये जो है चीक या कोलोस्ट्रॉम या खीस ये जो है नवजात शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पाया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विटामिन खनिज लवण पाए जाते हैं जो पशुओं जो नवजात जो बछड़ा रहता है उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं और बाहरी जो बीमारी है उससे बचाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक जो दूध होता है माँ का दूध ही सबसे अच्छा माना जाता है और इस दूध के कारण ही जो है बहुत सारे रोग दूर भागते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है, यानी माँ का दूध सबसे अच्छा दूध माना जाता है। इसलिए बछड़े को क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोलोस्ट्रॉम ही पिलाना चाहिए। अब इसके बाद में आगे की जानकारी क्या दी है हमारे सामने? अब हमारे सामने आगे दिया है कि आमतौर पर जुगाली करने वाले पशुओं में पेट 4 भागों में विभक्त रहता है। बिल्कुल सही। हालांकि जो है ये प्रश्न जो है बहुत सरल है और सभी को पता होगा कि जुगाली करने वाले जो पशुओं का पेट है 4 भागों में बटा रहता है। जैसे पहला है रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। हालांकि जो है रुमेन जो पेट जो होता है पशुओं में वो सबसे बड़ा होता है। रुमेन जो है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन कुछ पशु ऐसे भी रहते हैं जिनका पेट जो है केवल 3 भागों में बटा रहता है। जैसे ऊंट। किसकी बात होती है? ऊंट। तो अभी हम देखते हैं कि आमतौर पर जुगाली करने वाले पशुओं में पेट 4 भागों में विभक्त रहता है, जैसे मवेशी में, भेड़, बकरी एवं हिरण। लेकिन ऊंट को छोड़कर जिनमें 3 चैम्बर होते हैं। ऊंट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं। बाकी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर इसके बाद में क्या दिया है कि दूध कैल्शियम फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। दूध जो है कैल्शियम फास्फोरस खनिज तत्व अच्छा तो पाए जाते हैं, साथ में विटामिन ए का भी प्रचुर स्रोत माना जाता है। फिर आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न क्या है? विश्व में दूध उत्पादन, कुल भैंस ऊन उत्पादन और कुल पशु उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। यानी ये जो है दूध उत्पादन, कुल भैंस ऊन उत्पादन और कुल पशु की संख्या के आधार पर हम देखें तो पूरे विश्व में हमारा भारत क्या है? अग्रणी देश माना जाता है।
तो आज की ये क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन जो है नए नए एग्रीकल्चर से संबंधित अपडेट मिलने वाला है।